हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज़ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसके पहले वाले क्लास में चैप्टर 1 और गॉसेस थ्योरम को अच्छे से बहुत थॉरोली रिवाइज किया। स्पेशली जो भी डेरिवेशन थे उन सारे डेरिवेशन को हम लोगों ने एक एक करके बहुत डिटेल में समझा। अब सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। आज का पूरा हमारा क्लास जो होगा वो इस चैप्टर पर ही रहेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने इस चैप्टर पर बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, अच्छी बात है, उनके लिए एक बहुत क्विक टाइम में एक रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा या फिर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरे चैप्टर को हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे और जो भी डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन पूरी बात को हम सुनेंगे। पर मैथमेटिकल चैप्टर है, डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्ज़ाम में अगर फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हैं तो हो जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं होगा, कर लोगे। हाँ, बशर्ते थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किस कंडीशन में कौन से फॉर्मूले को यूज़ करना है, और कुछ की पॉइंट्स चैप्टर के पता होंगे तो न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे हम लोग और चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात भी करेंगे। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस होता क्या है, किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो। तो सपोज दैट मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, किसी भी शेप और साइज का कोई कंडक्टर है। जब भी हम लोग किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पे जाकर के स्टोर होता है। बहुत सिंपल सा एक चार्ज की प्रॉपर्टी है। कोई भी चार्ज हम कंडक्टर को देंगे तो वो चार्ज उसके सरफेस पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एक तरीके से यही प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस कहलाती है। किसी भी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को जो स्टोर करने की प्रॉपर्टी है, जब भी किसी कंडक्टर को तुम चार्ज दो और वो चार्ज को स्टोर कर ले, ये कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वही उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वर्ड जो है कैपेसिटी से बना हुआ है। किस बात की कैपेसिटी? ये जो चार्ज तुम कंडक्टर को दे रहे हो, इस चार्ज को स्टोर करने की, अपने पास रखने की जो कैपेसिटी है वो इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कहलाती है। एक बात और भी समझना जरूरी है कि चार्ज जब ये स्टोर करता है तो सिर्फ चार्ज स्टोर नहीं करता है। हम कुछ ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि ये चार्ज के साथ साथ एनर्जी का भी स्टोरेज करे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में, तो वहाँ पे चार्ज तो स्टोर करता ही करता है, वो एनर्जी का भी स्टोर करता है। तो एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सिंपल सी बात है। लेकिन ये चार्ज को स्टोर कर सकता है, अच्छी बात है। स्टोर करने की एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ पर तुम चार्ज को रख सकते हो कि चलो चार्ज मुझको स्टोर करना है, कंडक्टर एक जगह पे स्टोर कर दिया। लेकिन जैसे एक बकेट में तुम पानी को स्टोर करते हो, उस बकेट की कैपेसिटी होती है कि एक लिमिटेड अमाउंट के बाद स्टोर नहीं कर सकता, है ना। एक बकेट में तुम स्टोर करो किसी बकेट में पानी को, तो क्या होगा, वो जितना कैपेसिटी है उतना स्टोर करेगा, दैट्स इट। तो ऐसे कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करता, मगर एक इसकी कैपेसिटी होगी जिसके बियॉन्ड फिर वो चार्ज को स्टोर करना, एक्सेप्ट करना, अपने पास रखना बंद कर देगा। वही इस कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो एक कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम जितना चाहेंगे उतना चार्ज इसको देते जाएंगे। जितनी उसकी कैपेसिटेंस होगी, जितना उसकी कैपेसिटी अलाउ करेगी, उतना वो चार्ज को स्टोर करेगा। यही सब पूरी बातें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है कि कितनी कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी किन बातों पर डिपेंड करती है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, किन किन बातों से ये अफेक्ट होती है, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका यूज़ है। ये तमाम चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी होती है। बात समझ में आ रही है कि कैपेसिटेंस क्या होता है? एक कंडक्टर को आप चार्ज दीजिए, वो चार्ज को स्टोर कर ले,
तो ये जो उसकी काबिलियत है चार्ज को स्टोर करने की, ये जो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, यही उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कुछ फॉर्मूले या मैथमेटिकल रिलेशन की बात अब कर लेते हैं। सपोज दैट मैंने इस कंडक्टर को कोई चार्ज दिया एंड दैट चार्ज इज क्यू। ठीक है, इस कंडक्टर के सरफेस पे जाकर के वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, एक बात और, कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो उसमें एक बात और ध्यान रखने की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे चार्ज का स्टोरेज होता है, जाके आउटर सरफेस पे चार्ज फैल जाएगा। क्या कुछ नियम होगा इसके फैलने का? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस नियम से होता है सर, या बस रैंडमली चार्ज फैल जाएगा? ऐसा नहीं है। कंडक्टर के सरफेस पर जब हम चार्ज को देंगे, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ पे एक बात का फॉलो होता है कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो एक, ये बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्ट है जिसको तुमको भूलना नहीं है। कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगा कि इसके सरफेस के जितने पॉइंट्स हैं, इसके सरफेस के जितने पॉइंट्स हैं, हर जगह पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। यानी कंडक्टर का जो सरफेस होता है हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टर का शेप जैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, स्फेरिकल हो, किसी भी शेप का हो, ये बात हमेशा फॉलो होगी कि व्हेनेवर यू गिव चार्ज टू अ कंडक्टर, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि उसके सरफेस पर पोटेंशियल हमेशा सेम होगा। तो चार्ज्ड कंडक्टर जो है उसका जो सरफेस होता है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस का एक परफेक्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, और अब यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे हो रहा है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात भी होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए की बात भी करेंगे हम लोग आगे जा करके, है ना। तो ये बात तुम ध्यान रखना कि कंडक्टर का सरफेस कैसा होगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे होगा, तो यह सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। यहाँ सिग्मा डिफरेंट हो सकता है, इसके पूरे सरफेस पर सिग्मा नॉट नेसेसरली कि सेम हो, सिग्मा कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो सकता है, वो उसके ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करता है, कहीं पर सिग्मा ज़्यादा कहीं पर कम, दैट्स फाइन। हाँ, अगर सिमेट्रिकल शेप है जैसे स्फेरिकल बॉडी है तो सिग्मा हर जगह सेम होगा, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है कुछ इस प्रकार की तो सिग्मा विल बी डिफरेंट, कहीं पर चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होगा कहीं पर कम इकट्ठा होगा, तो सिग्मा विल बी डिफरेंट। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो हर जगह सेम होगा। तो कंडक्टर का सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस का परफेक्ट एग्जांपल होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो, तो हमने कहा कि इसको मैंने क्यू चार्ज दिया और इसके जो सरफेस का पोटेंशियल है, इसका जो सरफेस पोटेंशियल है, जाहिर सी बात है अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा, अब वो हर जगह सेम भी रहेगा इनफैक्ट। तो सपोज दैट क्यू चार्ज देने पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भी। ठीक है, क्लियर? ये भी हर जगह सेम रहेगा पूरी बॉडी पे। अब इस चार्ज जो हमने दिया है, जो पोटेंशियल डेवलप हो, उनके बीच एक बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है। ये चार्ज जो बॉडी पे हमने दिया है और जो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। आप चार्ज को बढ़ाते जाओ, इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा, है ना। एक लिमिट तक होगा, उसके बाद तो फिर चार्ज स्टोर करना ही बंद कर देगा वो, मगर जब तक उसकी कैपेसिटी है, जब तक चार्ज को वो स्टोर कर सकता है, इट विल कीप ऑन एक्सेप्टिंग द चार्ज एंड देयरफॉर द पोटेंशियल विल ऑल्सो ग्रो। यहाँ से चार्ज तुम बढ़ाते जाओगे, सरफेस का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो Q विल प्रोपोर्शनल टू V। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाएंगे तो बीच में एक कांस्टेंट की हमको एंट्री करानी होगी, और वो कांस्टेंट क्या होता है? C। ये C को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये C एक कांस्टेंट है, इस C को हम उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं, एंड बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन
ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ये सब कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों को ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर के टाइप पर डिपेंड नहीं करता कि कंडक्टर कौन सा लिया आपने, कितना अच्छा कंडक्टर है, कितनी अच्छी कंडक्टिविटी है, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर इज कि इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है उस पर डिपेंड करेगा ये सी की वैल्यू। आगे चेक करेंगे फॉर्मूला हम लोग। तो वे सी इज कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर एंड डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो यहाँ से अगर हम लोग सी का यूनिट फाइंड करें तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। ठीक है, तो सी इज क्यू बाई वी, तो चार्ज कूलम में मेज़र करते हो ऐसा यूनिट में, और वी हम मेज़र करते हैं वोल्ट में। तो सी का जो यूनिट होगा, देयरफॉर यूनिट ऑफ सी इज कूलम पर वोल्ट। सी क्यू कूलम में, वी वोल्ट में, तो सी क्यू कूलम पर वोल्ट। और इसके लिए एक सिंगल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, फैराड। फैराडे नहीं, फैराडे अलग चीज़ है। कुछ बच्चे इस बात को बहुत मतलब मिक्सअप करते हैं। फैराडे इज़ यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है, वो अलग बात है वो। फैराडे नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो फैराड है, इसको हम लोग एब्रीविएट करेंगे एफ से, है ना, कैपिटल एफ इस इसका नोटेशन होगा, फैराड की यूनिट होगी। तो कूलम पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फैराड। हालांकि फैराड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। हम लोग जनरली माइक्रो फैराड, पिको फैराड, इनमें हमारा बात होगा, इनमें हमारा कैलकुलेशन होगा। एक चीज़ और हमें जाननी होगी, कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वन फैराड। एक फैराड को डिफाइन करो कि एक फैराड होता क्या है, एंड हाउ विल यू डिफाइन वन फैराड। एक फैराड को कैसे डिफाइन करोगे। तो इस फॉर्मूले को अगर फॉलो करो और हम कहें कि Q इज इक्वल टू 1 कूलम, बात को समझना। हमने कंडक्टर को लिया, उसको 1 कूलम चार्ज दिया। ठीक है, अब चार्ज अगर दोगे तो उसके सरफेस का पोटेंशियल भी ग्रो करेगा। तो हमने 1 कूलम उसको चार्ज दिया, और मान लो हमारा कंडक्टर ऐसा है, ऐसा खास उसका ज्योमेट्री है, ऐसा खास उसका शेप है कि 1 कूलम चार्ज देने पर उसके सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 1 ही वोल्ट पड़ा, मतलब 1 ही वोल्ट हो गया। ठीक है ऐसा कंडक्टर, सब में ऐसा नहीं है, मगर मान लो किसी में ऐसा हो रहा है कि 1 कूलम चार्ज दिया और सरफेस का जो पोटेंशियल है वो ग्रो करके 1 वोल्ट हो गया। तो अगर मैं 1/1 यहाँ रखूँ तो इट मीन्स C इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 फैराड। ये छोटा सा डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम की बात स्पेशली मैं कर रहा हूँ। तो व्हाट इज़ 1 फैराड, 1 फैराड क्या होता है। तो 1 फैराड को यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि अगर किसी कंडक्टर को हम लोग 1 कूलम चार्ज दें और उसके सरफेस का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट ग्रो करके 1 वोल्ट पर पहुँच जाए, तो वो कंडक्टर की कैपेसिटेंस हम लोग कहेंगे 1 फैराड। ठीक है, तो 1 फैराड क्या है, क्लियर है, एक ऐसा कंडक्टर जिसको 1 कूलम चार्ज देने पर उसके सरफेस का पोटेंशियल 1 वोल्ट पहुंच जाए, उसके कैपेसिटेंस को हम लोग 1 फैराड नाम से पुकारते हैं। मगर जैसा कि तुमको मैंने कहा कि 1 फैराड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। हम लोग जो अपना बातचीत करेंगे वो जनरली माइक्रो फैराड और पिको फैराड या नैनो फैराड में ही हमारा डिस्कशन चलेगा। ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का कुछ बेसिक पॉइंट्स था जो तुमको शुरुआत में इतना समझ करके ही बात आगे बढ़ानी होगी। तो इसे अगर कॉपी करना है तो कर लो, फिर हम लोग आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, काम का फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है, कभी फॉर्मूला या फिर उससे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसकी बात पहले कर लेंगे, फिर हम चल देंगे टुवर्ड्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, चलो थोड़ा सा टॉपिक है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है। कभी कभी इससे छोटे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल या फिर फॉर्मूले का कोई कहीं पर यूज़ तुमको एग्जाम में मिल सकता है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि मेरे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है।
मतलब इसके आसपास और कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है, आइसोलेटेड है, अकेला है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक। हमने मान लिया चलो इसका रेडियस स्मॉल ए है और स्फेरिकल कंडक्टर है, वैसे किसी भी शेप का होगा, चार्ज उसको दोगे तो उसके आउटर सरफेस पर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्फेरिकल होने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो हर जगह सेम होगी और इक्विपोटेंशियल सरफेस तो खैर वो होना ही होना है। तो दो तीन बात का ध्यान रखना कि कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज करती है, पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है उसके सरफेस पे। तो हमने इसको चार्ज दिया और वो चार्ज उसके सरफेस पर जाके मान लो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कुछ इस तरीके से का मतलब ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा चार्ज या कहीं पर कम चार्ज जैसी बात नहीं है, क्योंकि शेप सिमेट्रिकल है इसका। जहाँ शेप सिमेट्रिकल नहीं हो वहाँ सिग्मा डिफरेंट हो सकता है अलग अलग पॉइंट पे। बातों को समझो, छोटी छोटी यही की पॉइंट्स तुमको देखने हैं। सिमेट्रिकल शेप है, स्फेरिकल बॉडी, सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम होगा और पोटेंशियल तो खैर हर कंडीशन में ही हर जगह सेम होगा। और सपोज चार्ज हमने इसको क्यू दिया, ठीक है। तो द सरफेस पोटेंशियल, द सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफैक्ट जो उसके सरफेस पर डेवलप होगा, हमने क्यू चार्ज दिया तो उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रेडियस। रेडियस यहाँ पर कितनी है, ए है। तो ये इसके सरफेस का पोटेंशियल है जो कि हर जगह सेम होगा, ठीक है। क्यू चार्ज दोगे तो जो सरफेस पोटेंशियल डेवलप होगा उसका ये फॉर्मूला होता है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, सारे बच्चों को पता ही। हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी C इज इक्वल टू क्यू बाई ए लिख रहा हूँ मैं। C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्यू बाई वी, ठीक है। तो क्यू चार्ज हमने दिया ही है और जो सरफेस पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो ये है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, वो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो क्यू कैंसिल्ड आउट, ये ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। यहाँ से यहाँ तक तो पूरा कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए उसका रेडियस है। और गौर कर, तुमको मैंने एक बात कहा, क्या कहा था कि जो कैपेसिटेंस है दैट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर के ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ कंडक्टर से सी का कोई मतलब नहीं है, ज्योमेट्री, उसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है, रेडियस कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इन बातों पर डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पर रेडियस आ रहा है फॉर्मूले में, और रेडियस तो ज्योमेट्री का हिस्सा ही है। कहीं कुछ ऐसा फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है जिससे पता चला कि कंडक्टर के टाइप पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट चीज़ है और ए उसका रेडियस है जो उसके शेप और साइज का हिस्सा है, ज्योमेट्री का हिस्सा है। तो इस बात को ध्यान रखना, कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का उसके बेसिकली ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला है कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या फॉर्मूले का कहीं भी किस तरीके से यूज तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। छोटा सा डेरिवेशन है, इसे कर लो। तो फिर आगे चलते हैं टूवर्ड्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो इसे करो, फिर शुरू करते हैं इसको भी। तो अगले जिस टॉपिक की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मान के चलो कि इससे डेरिवेशन, इसके न्यूमेरिकल्स, मतलब इसका कुछ भी एक नए क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट फिक्स है, आना ही आना है। दैट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पूरा चैप्टर में ही मेन, जैसे हार्ट एंड सोल कह सकते हो कि यही है इस पूरे चैप्टर का। तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, डेरिवेशन इसके करेंगे, की पॉइंट्स बात करेंगे, फॉर्मूले को देखेंगे, किस फॉर्मूले को किस कंडीशन में यूज़ करना है वो भी समझेंगे। होता क्या इसमें, सबसे पहले इसमें 2-3 कंडीशन होती है, उसको बस समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में
हम लोग जो अभी फ़िलहाल करने वाले हैं, व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स। फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि जो कैपेसिटर है उनके प्लेट्स के बीच में एयर है, ठीक है। आगे डाइलेक्ट्रिक को भी इसमें रखेंगे, फिलहाल पहले एयर की बात करते हैं। होता क्या है समझते हैं पहले कि इसमें दो प्लेट्स लिया हमने, दो पैरेलल प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स लिया। अब इस फिगर में दो प्लेट्स दिखाई गए हैं, इनको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज एपियर हो गया, दूसरे पर मान लो माइनस क्यू चार्ज एपियर हो गया, ठीक है। दोनों पर चार्ज बराबर होंगे, इनका साइन डिफरेंट होगा, एक पर प्लस एक पर माइनस। या फिर कुछ 3D फिगर समझना चाहो तो अब किसी को लग सकता है कि अब तो इसको प्लेट बोल रही तो रॉड दिखाई दे रहा है, एक रॉड ये एक रॉड ये, तो इसको 3D फिगर में देखोगे तो कुछ ऐसी चीज़ तुमको दिखाई पड़ेगी। दो प्लेट्स हैं, दो रॉड्स नहीं है, इसलिए ऐसा बना के दिखा दिया। और दोनों प्लेट्स को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी की वजह से इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज स्टोर हुआ और इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो दोनों प्लेट्स हैं उनके एरिया सेम है, सेम एरिया वाले हैं, और इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें चाहिए होगा। तो सपोज दैट प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। अच्छा, क्यू चार्ज दिया, ए इसका सरफेस एरिया है, तो अगर मुझको निकालना हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ठीक है। दोनों प्लेट्स का क्यू सेम है, दोनों प्लेट्स का एरिया भी सेम है, तो दोनों प्लेट्स का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो भी सेम होगा। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों कंडक्टर के लिए सेम होगी, दोनों पर चार्ज सेम है, दोनों का प्लेट एरिया सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों के सेम है। हम लोग करते क्या हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, हम लोग इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर भरा हो, ठीक है। बाद में जैसा कि मैंने कहा कि कैपेसिटेंस को बढ़ाने के डाइलेक्ट्रिक्स भी लेकर के आया जाएगा, मगर पहले एयर कैपेसिटर की बात करते हैं। तो एयर कैपेसिटर का मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, या वैक्यूम भी कह सकते हो जनरली। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करने के सबसे पहले करना क्या होगा, इन प्लेट्स के बीच में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पता कर लेनी है। कैसे पता करेंगे, अब यहीं पर गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में जो पढ़े थे, एक चार्ज शीट के वजह से, अगर कोई चार्ज शीट है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर याद हो तो ऐसे याद होना चाहिए। क्या था फॉर्मूला, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज शीट के वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग बाकायदा डिराइव किए हैं, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में समझाया है इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अब यहाँ दो प्लेट्स हैं भाई, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उन दोनों का हमको निकालना होगा रिजल्टेंट। अब जो पॉजिटिव प्लेट है और जो नेगेटिव प्लेट है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा देख लिया जाए। पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगा, तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, बराबर। तो प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट होगा, जो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन है भाई। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव का टूवर्ड्स द चार्ज, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में। देयरफॉर वी कैन से द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स के बीच में जो रिजल्टेंट है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ये होता है। हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले मटेरियल हैं। पूछ लिया दो कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो याद रख लो प्लेट्स के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, काम का फॉर्मूला है, किस तरह से भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के क्या होगा, हमें तो कैपेसिटेंस की ज़रूरत थी। ठीक है, नाउ हम लोग क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला वही फेमस फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। डेल्टा V दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मान लो निकालना है, और डेल्टा R दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी हम लोग स्मॉल d मान के चल रहे हैं, तो ये हो गया d। यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस में फाइंड करूँ तो V इज इक्वल टू सिग्मा d बाई एप्सिलॉन कह सकते हैं, एंड सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए होता है। देयरफॉर V इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये हो गया कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है यार, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज ओनली एयर बिटवीन द प्लेट्स, सिंपल सा डेरिवेशन है। नाउ कैपेसिटेंस जैसा कि जानते हैं हम लोग C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज दिस, और V कितना निकाला Q D बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q कैंसिल्ड आउट, ये पलट गया ऊपर की तरफ, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत जगह इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। तो कैपेसिटेंस कितना आया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह इसको हमको यूज़ करना है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जब प्लेट्स के बीच में एयर भरा हो, इसलिए इसको हम लोग कभी कभी एयर कैपेसिटर के नाम से भी पुकारते हैं। तो अगर बोलता है कि एन एयर कैपेसिटर, तो मतलब प्लेट्स के बीच में एयर भरा हुआ है। ठीक है, तो ए प्लेट्स का एरिया है, डी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, और एप्सिलॉन तो कांस्टेंट का रही है। तो यहाँ भी क्या देखा हमने, वही बात जो बताता आ रहा हूँ, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का ही तो हिस्सा है, एरिया प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ज्योमेट्री का तो हिस्सा है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री यहाँ से प्रूव होता है, और ये इसका डेरिवेशन है, सिंपल सा है। लेकिन ये तो तब की बात है जब प्लेट्स के बीच में क्या होता है, एयर। हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस को हमेशा बढ़ाना चाहते हैं, वो ज़्यादा चार्ज का स्टोर करे, है ना, और ज़्यादा एनर्जी का भी स्टोर करे। कैपेसिटर चार्ज और एनर्जी दोनों का स्टोर करता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम चाहेंगे ये बढ़े, ज़्यादा चार्ज स्टोर करे, ज़्यादा एनर्जी स्टोर करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग कैपेसिटर के जो प्लेट्स है इसके बीच में क्या भरते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, इंसुलेटिंग सब्सटेंस। उससे क्या होगा, उसको समझने के लिए हम लोग पहले डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसकी बात कर लेंगे। फिर कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे, तो पहले डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो अब हमें आगे पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में पूरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब प्लेट्स के बीच में एयर हो। फिर हमने कहा कि इनकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि ये और अधिक चार्ज का स्टोर करे, एनर्जी का स्टोर करे,
हम एक डाई इलेक्ट्रिक को उसमें फिल कर देते हैं। अभी इलेक्ट्रिक करता क्या है, इसके आने से क्या होगा, ये पूरी कहानी हमको समझनी होगी। उसके लिए डाई इलेक्ट्रिक के बारे में समझना जरूरी है। ये होता क्या है, इसका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चेंज करता है, इसके साथ जुड़े चीज़ें कैसी होती हैं, तभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक का फिर यूज़ कैपेसिटर में क्या होता है उसको समझ पाएंगे। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, पहले सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, क्या होता है ये, बाकी तो उसका यूज़ करना है अच्छे से, है ना। डाइलेक्ट्रिक होते क्या है, सिंपल सी बात हो तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, इंसुलेटिंग सब्सटेंस को ही डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। सब्सटेंस कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग वो जिसमें फ्री चार्ज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टिंग सब्सटेंस है। जिसमें फ्री चार्ज नहीं है, चार्जेस बाउंड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मोटे तौर पे, तो कहोगे कि वो एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस है। उन्हीं को हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस या इंसुलेटिंग सब्सटेंस। अनलाइक कंडक्टर्स, इनके पास कोई फ्री चार्ज नहीं होता है, एकदम खाली होते हैं। चार्ज होगा, बाउंड होगा, मगर फ्री नहीं होगा, है ना। ये बात समझना। एक बात और हमें समझना होगा आगे बढ़ने से पहले, वो ये कि दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, एक पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। या डाइलेक्ट्रिक्स में ही दो कैटेगरी होती है, नॉन पोलर और पोलर। इनकी बात पहले कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, किसी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और टोटल नेगेटिव चार्ज है, जितने पूरे उसके मॉलिक्यूल के अंदर पूरा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मान लो उन दोनों चार्ज का सेंटर है एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करता है, ऐसा उनका शेप है, सिमेट्रिकल उनका फिगर है, उनका ज्योमेट्री है कि उस मॉलिक्यूल में पूरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर गया। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों नॉन पोलर? क्या इनमें नॉन पोलर का कुछ बात समझ क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स में जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा ना, तो एक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ये मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। अब डाइपोल का क्या चक्कर है, डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे, बात समझ में नहीं आई। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक टॉपिक है। एक डाइपोल में क्या पढ़ा था कि एक पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ होगा, एक नेगेटिव चार्ज जैसा कुछ होगा, और उनके बीच में एक सेपरेशन होगी। ये सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। एक ही पॉइंट पर दोनों चार्ज होंगे तो काहेगा डाइपोल फिर? तो बीच का डिस्टेंस हो, याद आ रहा है, PQ/2L सब कुछ पढ़े थे, तो वैसा सिस्टम होगा तो कहोगे हाँ भाई वो डाइपोल है। लेकिन जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करे तो काहेगा डाइपोल? ये डाइपोल, ये मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना। इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे नॉन पोलर। या चूँकि हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम कहेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करोगे तो इफ़ आई नेम, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो शेप होता है सिमेट्री के हिसाब से ये दोनों नॉन पोलर के कैटेगरी में आते हैं। इनका नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का। मगर हर मॉलिक्यूल इतने बदनसीब नहीं होते कि वो डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करें। कुछ अच्छे भी होते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक पॉइंट पे कॉन्साइड नहीं करता। पॉजिटिव थोड़ा दूर रहेगा, नेगेटिव का सेंटर कुछ दूर रहेगा, और वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक बहुत छोटे से डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, बहुत छोटा सा डाइपोल। तो इन खुशनसीब मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। बहुत है यार, जैसे H2O कह लिया। आयनिक सब्सटेंस जनरली पोलर कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग चूँकि डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो हमें पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात समझ में आनी चाहिए क्या होते हैं, ठीक है।
तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कौन साइड किया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नहीं किया तो पोलर डाइलेक्ट्रिक। इनका डायपोल मोमेंट 0 होगा, डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये एक छोटे सा डायपोल की तरह बिहेव करेगा। इनका एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होगा। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी है जो आगे बढ़ने से पहले हमको पता होनी चाहिए। फिर हम इनको रखेंगे फील्ड में, इनके साथ क्या होगा सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक बात है, समझ में आ गया होगा, आगे चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर कि लाइव क्लास क्यों नहीं लेते। तो लाइव क्लास के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी, पर ठीक है अभी समय निकाल करके रिकॉर्डेड क्लास देखो, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चंस हो एट द मोमेंट मन में आए कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेवेंट होंगे, डिस्कस करेंगे लेक्चर में हम लोग, है ना। क्वेश्चंस को रखा मत, जो हो वो फट से दाग दिया करो। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा इसकी बातचीत करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो सपोज दैट मैंने एक किसी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एक सैंपल, एक स्पेसिमन जिसको कहते हो, डाइलेक्ट्रिक का छोटा सा एक टुकड़ा। इस डाइलेक्ट्रिक में कुछ मॉलिक्यूल्स को मैंने दिखाई, गोल गोल एक मॉलिक्यूल है और दिख गया होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक पोलर है कि नॉन पोलर है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट को कंसाइड कर, तो इलेक्ट्रिक एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक तुम्हारे सामने मैंने पेश किया है। एक छोटा सा टुकड़ा है, एक स्पेसिमेन है, मान लो 1000-2000 मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं को देख कर चला, हालांकि बहुत कम संख्या है मगर समझने के पॉइंट तो फिर ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो मान लो ये एक डाइलेक्ट्रिक है, छोटा सा टुकड़ा, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, नॉन पोलर। ठीक है, और इस पूरे सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिलहाल तो भैया 0 है। ठीक है, अब इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मान लो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट कर दिया, या इसको उठा करके फील्ड में ले चले गए, क्या होगा उससे, तो जब भी तुम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इस डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आओगे, ई एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं उन पे फोर्स अप्लाई करे। याद करो हम लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कहा था कि भैया फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह तुमको देखने को मिलेगा, F = Q × E। तो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स नहीं लगाएगा, तो जैसे ही ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज सेंटर, नेगेटिव चार्ज सेंटर जो एक ही पॉइंट पे थे उनको ये अलग कर देगा। क्यों अलग कर देगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में भाग जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है फील्ड के उल्टा भाग, जब लोग पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड के अलोंग, नेगेटिव पर कहाँ लगता है, फील्ड के अपोजिट। तो जैसे ही तुम इसको यहाँ पे लाओगे थोड़ा सा शक्ल बदल जाएगा, हर मॉलिक्यूल का जो गोल गोल फेस है ना वो लंबा फेस हो जाएगा, कुछ ऐसे। मैं तुमको बना के दिखाता हूँ, बात समझ जाओगे। समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी कहानी होगी। वहाँ 3 मॉलिक्यूल्स मैं दिखाए, यहाँ 2-2 मॉलिक्यूल्स मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि 3 से 2 कैसे हो गए, है ना, कुछ ऐसा होगा। और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, कुछ ऐसी कहानी तुमको देखने को मिलेगी। फाइन, तो यहाँ तो हर एक मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है ना, यहाँ हर एक मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है, अब क्या होगा, अब तो बीच का डिस्टेंस हो गया, पॉजिटिव उधर नेगेटिव इधर। अब ये मॉलिक्यूल में जो देख रहे हो ये छोटे से डाइपोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, और अब इनका डाइपोल मोमेंट होगा। अब इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इन सब को अगर तुम ऐड करोगे, इन सब को अगर ऐड कर दिया जाए, इनके डाइपोल मोमेंट को अगर ऐड कर दिया जाए वेक्टरली, तो अब इस पूरे सब्सटेंस का भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलो
तो अब इस सब्सटेंस में एक सर्टेन डायपोल मोमेंट जनरेट हो गया, ठीक है, सर्टेन नॉन ज़ीरो डायपोल मोमेंट जनरेट हो गया। तो यही चीज़ कि जब किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो उसमें पोलर मॉलिक्यूल जैसी स्थिति आ जाती है, और वो जो डाइपोल है, सॉरी डाइपोल बोल, जो पूरा डाइलेक्ट्रिक है वो नॉन पोलर से पोलर में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, ये जो तुम प्रोसेस देख रहे हो, कहाँ लिखूँ, चलो एक तरह, दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ जाना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो यहाँ से यहाँ का फिनोमेना है ना, दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है? ये तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। मान लो कि मैं एक डाइलेक्ट्रिक लूँ जो पोलर हो, मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स पोलर हो, जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के पहले ही छोटे छोटे डाइपोल की तरह बिहेव करे, तो क्या होगा? तो वही होगा, जैसी फील्ड में रखोगे तो ओरिएंटेशन बदलेगा और सारे के सारे जो डाइपोल्स छोटे छोटे हैं वो अलाइंड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फील्ड। तो दोनों ही केस में, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, जैसे ही तुम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे वो एक सर्टेन डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट को एक्वायर कर लेगा और पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक एक डाइपोल की तरह, मतलब मॉलिक्यूल्स जो उसके डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे और पूरे सब्सटेंस का अब डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। अगर वेक्टरली ऐड भी करोगे इट विल हैव सम नॉन ज़ीरो वैल्यू। ये प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। और इसके यूनिट वॉल्यूम में जितना भी डाइपोल मोमेंट मैं लिख दे रहा हूँ कि इसका जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, डाइपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेशन। ठीक है भाई, अब तो हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, P इज इक्वल टू Q लिखा था, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा, ऐड करोगे तो पूरे सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट आएगा। यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, ये पोलराइजेशन जो आया है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही देन है। तो इनका आपस का रिलेशन भी होता है, रिलेशन इज P इज इक्वल टू काई इंटू E। ठीक है, जहाँ काई एक कांस्टेंट है एंड दिस काई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, जहाँ काई एक कांस्टेंट है जिसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ध्यान रखना, ये टर्म कभी आ सकता है, क्या होता है, कहाँ पे इसका कनेक्शन है, अच्छे से ध्यान रखना। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक के नेचर पर, कैसा डाइलेक्ट्रिक है, क्या उसका नेचर है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। तो P इज इक्वल टू काई E में P इज पोलराइजेशन, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड काई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जो हमको अच्छे से याद होना चाहिए ये रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब आगे चलते हैं। होगा क्या कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो पोलराइजेशन हो गया, मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए। जो लेफ्ट वाला एज है इस तरफ हमेशा देखो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 का एक्युमुलेशन होगा, और जो राइट वाला सरफेस है वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव का एक्युमुलेशन होगा। तो इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो यहाँ पर पे है वो ई एक्शन है, ही है, जो अभी होने वाला है उसको समझना। जो सबसे लास्ट का मॉलिक्यूल होगा इधर एकदम साइड से चिपक जाएगा,
तो इस एज पर पूरा का पूरा नेगेटिव एक्यूमुलेशन हो जाएगा और इस एज पर पूरा पूरा क्या होगा, पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इस फिगर को कैसे दिखा सकते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लाइक दैट। ठीक है, इस फिगर को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं जिसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। ये कैसे हो समझा दिया मैंने। अब इससे एक चीज़ और होती है कि नेगेटिव चार्ज एक एज पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज दूसरे एज पर आ गया। अब उससे क्या होगा, अब उससे ये होगा कि इसके अंदर एक तो देखो डाइपोल, अब तो ये पोलराइज हो चुका है, ठीक है, एक तो पोलराइज हो चुका है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। इस पूरे सब्सटेंस का एक डाइपोल मोमेंट होगा पूरा का पूरा बढ़िया तगड़ा, वो तो बात ही है। एक चीज़ और होगी, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो, हालांकि नेट चार्ज जीरो है, इस पर नेट चार्ज जीरो, बस चार्ज का सेपरेशन हुआ है। और ये फ्री चार्ज नहीं है, ये बाउंड चार्ज है। बाउंड मतलब ये मॉलिक्यूल्स के अंदर ही है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज नहीं है कंडक्टर की तरह, दे आर बाउंड चार्जेस। हाँ, ये पोलराइजेशन से आए हैं, ये बात ध्यान रखना, बट दे आर बाउंड चार्जेस, द नेट चार्ज इज स्टिल जीरो। अब यहाँ पर नेगेटिव का एक्यूमुलेशन यहाँ पॉजिटिव है, ये लो पोटेंशियल पे हो गया, हाई पोटेंशियल पे हो गया, अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। इस फिनोमेना को, सॉरी इस फिनोमेना बोल रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम दिया ई इंटरनल, जिसका डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के डेफिनेटली हमेशा अपोजिट ही होने वाला है, इसमें कोई भी शंका, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट टू द एक्सटर्नल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जानते हैं कि ये पोलराइजेशन से आया है, तो कभी कभी इसको ईपी से भी लिख सकते हैं, पी स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन। मगर एक बात तो कन्फर्म है कि इसका डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट रहेगा। तो अगर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर, ई आर दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट या रिजल्टेंट फील्ड अगर निकालनी है तो रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल के बराबर होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अंदर किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालोगे, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। तो डाइपोल के अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर अब अच्छा, कंडक्टर में क्या होता है, अगर ये जिस कंडक्टर होता तो क्या होता, अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता, तो कंडक्टर में बच्चों क्या होता है कि फ्री चार्ज होते हैं। ठीक है, चार्ज का तब तक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा जब तक ई इंटरनल की वैल्यू ई एक्सटर्नल के बराबर न हो जाए, और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो कंडक्टर्स में बस एक ही चीज़ होती है कि ये इंटरनल ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है, और जब तक बराबर नहीं होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। इसीलिए कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पाओगे, ज़ीरो। जैसे ही किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम रख दोगे, अंदर उसमें फिर सब कुछ ऐसे ही होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, बस ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी, और रिजल्ट क्या होगा, अंदर फील्ड जीरो हो जाएगी। कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। इंसुलेटर में एक रिजल्टेंट फील्ड तुमको अंदर मिलेगी। क्लियर है, ये पूरा बिहेवियर समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें डाइलेक्ट्रिक का एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करना होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, K इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई रिजल्टेंट। मैथमेटिकली किसी डाइलेक्ट्रिक में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड और रिजल्टेंट फील्ड का जो रेशियो होता है उससे हम कहते हैं उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हमेशा तुम देख रहे हो कि ई एक्सटर्नल हमेशा ई आर से बड़ा होगा। ठीक है, ई एक्सटर्नल हमेशा ई आर से बड़ा होगा। दैट मीन्स कि के की जो वैल्यू होगी
डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमेशा केस ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि ई एक्सटर्नल हमेशा ई आर से बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो ये एक बिहेवियर था, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पे दो चीज़ का बात मैं और करूँगा तुमसे। एक है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और दूसरा है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इन दोनों का बात भी कर लिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक की पूरी कहानी यहाँ पे हम लोग फिनिश कर लेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सुनो। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, एक्सटर्नल फील्ड में रखे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पोलराइज हो गया, अंदर फील्ड आ गया, एक एंड पर नेगेटिव इकट्ठा हो गया, एक पर पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, रिजल्टेंट फील्ड मिल गई, के डिफाइन कर दी, सब कुछ ठीक है। एक चीज़ और करते हैं, एक स्टेप और आगे आते हैं कि मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब तुम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, और पोलराइज्ड होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और दूर भागेगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। कहाँ बनाऊँ, चलो यहाँ बनाता हूँ। ये जो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं प्लस और माइनस, ये और फैल जाएंगे, ये और फैल जाएंगे, ये कुछ ऐसे फैलते जाएंगे। पहले थोड़ा सा दूर हुए, फिर और दूर हो गए, फिर और दूर हो गए, फिर बहुत दूर हो गए। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स का जो पोलराइजेशन है वो कुछ ऐसा होता जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा पता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इतना दूर हो जाएगा, इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा कि वो मॉलिक्यूल से निकल करके बाहर आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जो बाउंड था अब तक वो फ्री हो जाएगा। और देखते ही देखते इस डाइलेक्ट्रिक में फ्री चार्ज का एक बाढ़ सा आ जाएगा, फ्लड ऑफ फ्री चार्ज विल बी देयर। इस फेनोमेना को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। बहुत हद तक वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं भाई डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया। नाउ इट हैज़ स्टार्टेड कंडक्टिंग करना शुरू कर दिया। नॉन कंडक्टिंग था वो कंडक्टिंग करना शुरू कर दिया। यही प्रोसेस कहलाता है ब्रेकडाउन। मगर उसके लिए तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ानी होगी, बहुत अच्छी खासी बढ़ानी होगी। कोई डाइलेक्ट्रिक इतना ईजिली ब्रेकडाउन नहीं करता, इतना आसान नहीं होता कि इसको इलेक्ट्रॉन को डिटैच करके फ्री कर देना और डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाए। होता है मगर वक्त लगता है। और ये ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस वैल्यू पर होगा, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड पर हो जाए वो उसका स्ट्रेंथ होता है, जिसको बोलते हो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बर्दाश्त कर सके बिफोर द ब्रेकडाउन वो उसका अपना स्ट्रेंथ होता है। जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा वो उसमें उतना ब्रेकडाउन मुश्किल होगा। तो ये पूरा तुम्हारा कहानी है डाइलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर का। अब हम इस डाइलेक्ट्रिक को यूज़ करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने में। कैसे करेंगे और देखते हैं। तो अब डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद हम लोग को देखना है कि डाइलेक्ट्रिक को हम लोग यूज़ कहाँ पे कैसे करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोगों ने पढ़ा जब प्लेट्स के बीच में केवल एयर हो, ठीक है, दैट इज़ एयर कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को बढ़ाना एक पर्पस हमेशा रहता है कि हम कैपेसिटर कैपेसिटेंस को बढ़ाएं, अधिक चार्ज का स्टोर हो, अधिक एनर्जी का स्टोर हो। मगर कैसे ये होगा? तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि जो प्लेट्स हैं उनके बीच में हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल फिल कर दें। तो जब भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि डाइलेक्ट्रिक हम लोग फिल कर देंगे तो कैपेसिटेंस उसकी बढ़ जाती है। अब इसका एक फॉर्मूला क्या होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर हम लोग देख चुके, विथ डाइलेक्ट्रिक अब देखते हैं। अब उसमें भी दो चीज़ें होती है कि एक डाइलेक्ट्रिक कम्प्लीटली फिल्ड हो और एक पार्टली फिल्ड हो, मतलब थोड़े से जगह पे भरा हो या फिर कम्प्लीटली पूरा भरा हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं व्हेन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को
पार्टली फिल्ड किया गया है। पार्टली फिल्ड कहने का मतलब कि पूरा स्पेस नहीं भरा गया है, कुछ स्पेस में डाइलेक्ट्रिक है, कुछ स्पेस में अभी भी एयर है। देखते हैं पूरा कहानी क्या है, पूरा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, अब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो इससे मान लिया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये 2 प्लेट्स हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिया पहले। तो एक प्लेट पर प्लस चार्ज और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज पहले हम लोग दिखा देते हैं, जो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है। प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट पर, माइनस क्यू चार्ज इस प्लेट पर था। एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट वो जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, चलो D है, ये प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, और ये जो देख रहे हो बीच में पतली सी पट्टी, वही हमारा डाइलेक्ट्रिक है, जिसको हमने प्लेट्स के बीच में फिल किया। लेकिन फिगर में देख के समझ रहे हो कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये प्लेट्स के बीच का जो पूरा स्पेस है, इससे ऑक्यूपाई नहीं किया है। कुछ स्पेस में अभी भी खालीपन है, अभी भी एयर मौजूद है, तो इसको बोलते हैं पार्टली फिल्ड। थोड़ा सा भरा होगा डाइलेक्ट्रिक, फिर कंप्लीटली फिल्ड की बात भी करेंगे। क्लियर है? चलो हम एक काम करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो हमने फिल किया है, इसकी थिकनेस कुछ मान लेते हैं, जो थिकनेस इज T। ठीक, इसकी थिकनेस T है। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D था, उस D में से T स्पेस डाइलेक्ट्रिक ने घेर लिया, तो जो स्पेस बचा ये वाला और ये वाला मिलाकर टोटल स्पेस कितना होगा? D माइनस T। D में से T माइनस कर दिया, तो इतना हिस्सा कितना हुआ? D माइनस T, जिसमें अभी भी एयर है। ठीक है, चलो। अब हम लोग जैसे ही इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, तो चलो थिकनेस इज T, समझ लेना थिकनेस इसकी T है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक T है। इन दोनों प्लेट्स के वजह से कैपेसिटर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है प्लेट्स के बीच में। इसका फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, दिस E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोचो जब हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर भरेंगे, तो ये डाइलेक्ट्रिक एक एक्सटर्नल फील्ड में आया कि नहीं आया? वो फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है? कैपेसिटर। तो हमने जब इस डाइलेक्ट्रिक को रखा प्लेट्स के बीच में, तो एक्चुअली में हमने किया क्या कि डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल फील्ड में जाकर रख दिया। अब एक्सटर्नल फील्ड में जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? पोलराइजेशन। पढ़ा है इसके जस्ट पहले टॉपिक पढ़ा हमने, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से क्या होगा कि इसका जो एक तरफ का साइड है, उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और इस साइड पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, जिसके वजह से अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जिसको हम लोग E इंटरनल कहते हैं, जिसका डायरेक्शन एक्सटर्नल के अपोजिट। दिस इज E एक्सटर्नल। जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस प्लेट और माइनस के प्लेट के बीच में, वही हमारा क्या है? E एक्सटर्नल। उसी के वजह से इस डाइलेक्ट्रिक में क्या हुआ है? पोलराइजेशन। सब पढ़ चुके हैं इसके जस्ट प्रीवियस टॉपिक। इससे एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E इंटरनल, जिसके वजह से अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई, और कितनी हो गई? तो पढ़ चुके हम लोगों ने, दिस ER इज E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल, हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक बार और भी पढ़ा कि K इज इक्वल टू E एक्सटर्नल बाई ER, जहाँ K क्या है? इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डेफिनेशन मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है E एक्सटर्नल बाई ER, जहाँ E एक्सटर्नल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के प्लेट्स की, और ER क्या है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला है E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। यहाँ तक कहानी हम लोग इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में देखें, कैसे पोलराइजेशन होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अब सपोज दैट हमें
ए प्लेट मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा, ध्यान से देखना, इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर है और इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल है। किस में ई आर और किस में ई एक्सटर्नल? भाई जहाँ से जहाँ तक डाइलेक्ट्रिक है उसमें ई आर होगा रिजल्टेंट, और जिसमें अभी भी एयर है वहाँ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई एक्सटर्नल, जो कैपेसिटर की है। अगर तुम लिख कर दिखाऊँ तो ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड टी डिस्टेंस में फैली हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और जो ई एक्सटर्नल है वो डी माइनस टी डिस्टेंस में फैली हुई है। ये एयर है जिसका टोटल वैल्यू कितनी है डिस्टेंस की? डी माइनस टी, दिस वन, ये दोनों मिला के कितना होगा? डी माइनस टी, और ये कितना है? टी। एक रफ आइडिया, जिनको बहुत अभी भी क्लियर नहीं हो रहा वो समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कितने पार्ट में रिजल्टेंट फील्ड है, कितने पार्ट में। अब भाई पोलराइजेशन कहाँ होगा? भाई जितने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक रखा है उसी में तो होगा पोलराइजेशन, और जो रिमेनिंग एरिया बचा है वो अभी भी कितना है? डी माइनस टी, जिसमें एयर है अभी भी। यहाँ तक क्लियर है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब इन जो दो प्लेट्स देख रहे हो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है। तो V इज इक्वल टू, कैसे फाइंड कर सकते हो? इतना एरिया का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है? ई आर, और कितने डिस्टेंस में है? टी डिस्टेंस में है। तो V इज इक्वल टू ई आर इंटू टी कर दिया, प्लस ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, इतने पार्ट में एयर है, और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई एक्सटर्नल, ठीक है। तो प्लस ई एक्सटर्नल इंटू डी माइनस टी। अब किसी को जानना हो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हम लोग जो E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं, यहीं से निकाल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर। तो ई डेल्टा आर डिस्टेंस कितनी है? टी, प्लस ई एक्सटर्नल डेल्टा आर के बदले डिस्टेंस कितनी है? डी माइनस टी। तो ई आर इंटू टी प्लस ई एक्सटर्नल इंटू डी माइनस टी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इतने हिस्से में कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतने हिस्से में कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा हमको मिल गया प्लेट्स के बीच का। अच्छा, एक पता है ना कि डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस मैटर करता है, पोजीशन नहीं। अगर मैं इसको पूरा पूरा खिसका दूं और ये डी माइनस टी एक ही जगह पर क्रिएट हो, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ ही होना चाहिए, बस डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कहाँ है वो मैटर नहीं करती है, उसका थिकनेस मैटर करता है। अगर इसको पूरा हम लोग और खिसका दें और ये डी माइनस टी एक ही तरफ हो, सेम थिंग है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पोजीशन डाइलेक्ट्रिक की किधर है, थोड़ा उधर है, इधर है, बीचों बीच में है, वो मैटर नहीं करता, सेम थिंग है। थिकनेस कितनी है वो मेन चीज़ है। यहाँ तक बात क्लियर है। V इज इक्वल टू, हम चाहें तो ई आर को यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ई एक्सटर्नल बाई के इंटू टी प्लस ई एक्सटर्नल इंटू डी माइनस टी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, अब मैं अगर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ क्या बच गया? डी माइनस टी प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? टी बाई के, ठीक है, फाइन। नाउ V इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक, क्लियर है। और सिग्मा इज इक्वल टू, हमेशा जानते हैं कि सिग्मा जो प्लेट्स का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज क्यू बाई ए। तो V इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट
डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमें मिलकर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। नाउ कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना हुआ तो जैसा कि हम जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्यू और बाई V की जो वैल्यू देख रहे हो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट इज दिस ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो ये कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। जब प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कैसे भरा गया है, पार्टली फिल्ड, थोड़ा सा पार्ट उसका भरा हुआ है, बाकी पार्ट में अभी भी एयर है। कहने का ये मतलब है, सिंपल डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्टेप ध्यान से एक बार देख लेना, समझना क्या कहना चाह रहा है, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है। अब मान लो हमें और कैपेसिटेंस बढ़ाना है, मन नहीं भर रहा और हम चाहते हैं कि चार्ज स्टोर करें और चाहते हैं एनर्जी स्टोर करें, तो बढ़ाओ कैपेसिटेंस, कौन रोक रहा है? कैसे बढ़ाए भाई? जो स्पेस खाली छोड़ रखा है, किसके लिए खाली छोड़ रखा है? भर दो उसमें बीटा इलेक्ट्रिक और बढ़ जाएगा कैपेसिटी। तो उसके लिए क्या करना, क्या होगा, इफ डाई इलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड, मान लो कि हमने कंप्लीटली फिल्ड कर दिया डाइलेक्ट्रिक को। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब यहाँ क्या होगा, T इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड का मतलब क्या हुआ कि दिस T विल इंक्रीज एंड बिकम इक्वल टू D। जब ये T D के बराबर हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो फॉर्मूले में T इज इक्वल टू D रख दिया जाए तो क्या होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस डी प्लस डी बाई के, डी से डी कैंसिल, के निकल जाएगा ऊपर, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A इज देयर, K इज हेयर बाई D। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है जब डाइलेक्ट्रिक पार्टली फिल्ड हो, थोड़े से पार्ट में भरा हो, और ये फॉर्मूला है जब डाइलेक्ट्रिक को हम कंप्लीटली फिल्ड कर दें ताकि और कैपेसिटेंस उसकी बढ़ जाए। दोनों फॉर्मूले को अच्छे, और ये एक फॉर्मूला ये भी था ना, 3 फॉर्मूले इनफैक्ट हम लोग पढ़े, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तीनों फॉर्मूलों को अच्छे समझ लो। ये फॉर्मूला यूज़ कब करना है, जब प्लेट्स के बीच में सिर्फ एयर हो या वैक्यूम हो, जिसको हम कहते हैं एयर कैपेसिटर, जो इसको मैं C नॉट अगर बोल देता हूँ। अच्छा, इसमें और इसमें के रिलेशन भी है, एप्सॉल्ट A बाई डी C नॉट के बराबर है, तो वहाँ से अगर मैं C को दिखा लूँ तो C इज इक्वल टू C नॉट इंटू के भी कह सकते हैं। मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक हम लोग कंप्लीटली फिल्ड करें तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। अब जितना K का वैल्यू, डबल ट्रिपल वॉटेवर जो भी हो, तो जब डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल्ड करते हो तो न्यू कैपेसिटेंस पहले के कैपेसिटेंस का K टाइम्स हो जाता है। अब वो K जितना तुम्हारा वैल्यू हो, कंप्लीटली फिल्ड होगा तब, पार्टली फिल्ड होगा तो फिर ये फॉर्मूला तुमको यूज़ करना है। ठीक है, ये रिलेशन है देखना। कभी कभी एक चीज़ और आता है जो पार्टली फिल्ड वाली कहानी है, इसमें कभी कभी एक चीज़ और आती है कि जैसे फॉर मेटल्स, अब तुमको किसी मेटल्स तो बात आपने किया नहीं, आपने तो कहा था कि प्लेट्स के बीच में हम इंसुलेटिंग सब्सटेंस भरेंगे। भरने को कुछ भी भर सकते हो, मान लो अगर मेटल हम लोग भर देते हैं, पार्टली फील्ड वाले केस में चलिए ऐसी बात आती है, मेटल भर दिया, तो ऐसे कंडीशन कुछ बच्चे परेशान कि सर मेटल भर दिया कैसे होगा, क्या होगा। तो कभी भी अगर प्लेट्स के बीच में हमने मेटल भर दिया, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन रखना, ये अगर मेटल की बात आएगी तो मेटल्स के लिए K इज इक्वल टू तुम्हें क्या रखना है, इन्फाइनाइट। तो K इज इक्वल टू इन्फाइनाइट अगर रखोगे तो वॉट एवर T बाई इन्फाइनाइट, ये टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद जो T की वैल्यू दी हो, जो D की वैल्यू दी, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो पार्टली फील्ड में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि
हाफ पार्ट में मेटल भर दिया। अब कोई बच्चे के सर ने मेटल का तो बताया नहीं, डायरेक्ट्रिक का बताया था, मेटल के लिए क्या होगा। तो मेटल्स जब भी तुम्हारे पास आए कि यार इलेक्ट्रिक से जब न्यूमेरिकल्स में ऐसा आता है तो समझ जाना कि वहाँ के इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फाइनाइट, जिससे क्या होगा टी बाई इन्फाइनाइट, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सॉल्यूट ए में लिख ही देता हूँ। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करूँ एंड के बिकम्स इन्फाइनाइट, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। क्लियर है। अब जो टी की वैल्यू तुमको दिया रहा है, थिकनेस आधा, 1/3, 1/4 जो तुमको दिया रहा है, तो ये भी एक तुम्हारा फॉर्मूला है जो स्पेशली तब हम यूज़ करेंगे जब पार्टली फिल्ड वाले केस में प्लेट्स के बीच में मेटल्स को भरने की बात आएगी। ठीक है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जब प्लेट्स के बीच में क्या हो, डाइलेक्ट्रिक, पार्टली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, जैसा भी हो। ठीक है। तो जल्दी इसको कर लो और फिर चलते हैं हम लोग अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात भी समझ लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बन के आए। जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे न्यूमेरिकल सी बन करके आते हैं। कॉम्बिनेशन में एक सर्किट दिया रहेगा, तुमको निकालना होगा, मगर कुछ और बेसिक पॉइंट्स भी इसमें होंगे जो हमको जानना है। ठीक है, उसको शुरू करते हैं। इससे कर लो पहले। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्या होगा, सर्किट दिया रहेगा जिसमें तुमको इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। मगर इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें अगर ध्यान होगी तो अगर न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं तो फटाफट कर लेंगे। ठीक है। बाकी सीरीज पैरेलल तो हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते ही हैं, वो तो है, ये प्रैक्टिस पर जितने अधिक क्वेश्चन करोगे इस पर कॉम्बिनेशन पर तुमको उतना कॉन्फिडेंस होगा, अलग अलग टाइप के सर्किट। ठीक है। मगर सिर्फ सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना ही बात नहीं है, कुछ चीज़ें और भी हैं, उनको भी देखते हैं। सबसे पहले मान लो मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 लेकर चलते हैं, ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3। ठीक है। इन तीनों को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इतना तो हम लोग सब जानते हैं इस लेवल पर कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स पे चार्ज जो होते हैं वो सब पे सेम होते हैं। ठीक है। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। मान लो कैपेसिटर की इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है। इंडक्शन के कारण इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस क्यू। अब इंडक्शन से तो इधर प्लस क्यू जो चार्ज आएगा वो इस प्लेट तक पहुँचेगा और इसको भी उतना ही चार्ज देगा, प्लस क्यू। फिर इस प्लस से इसमें इंडक्शन होगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगले कैपेसिटर तक ट्रांसफ़र होगा, इंडक्शन यहाँ पैदा होगा। इस तरीके से चार्ज क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, रास्ते में आने वाले हर कैपेसिटर को चार्ज भी करता जाएगा। इस वजह से जो भी चार्ज इस सर्किट में फ्लो करेगा वो सब पे सेम होगा। तो मान लो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि क्यू चार्ज ये टोटल इस सर्किट में फ्लो होता है और सभी को चार्ज करते हुए आगे बढ़ता है। तो चार्ज तो सब पे सेम है, दैट इज़ क्यू। ठीक है। यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, चौथा होगा तो वहाँ भी क्यू, 1000वां होगा तो वहाँ भी क्यू। ठीक। तो चार्ज तो सब पे सेम हो गया, लेकिन जो बैटरी का वोल्टेज है वो सब पे सेम नहीं होता। मतलब नॉट नेसेसरली कि सब पे सेम हो, वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस पर। मगर होता ये है कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो थोड़ा थोड़ा इनमें क्या होता है, डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझना। बाकी जो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है वो तो सब जानते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन मेन बात जो सबको समझनी है, जिससे बुद्धि खुलेगी, दिमाग खुलेगा, इससे क्वेश्चंस होंगे, वो ये है कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो तीनों में थोड़ा थोड़ा डिवाइड होगा। जैसे इसके प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 हो गया, इनकी दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2 हो गया, इनकी दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना हो गया, V3।
तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स तीनों प्लेट मतलब किसी भी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच, वो सब पे डिफरेंट होगा। तो यही वोल्टेज तीनों में डिवाइड होगा। जो टोटल वोल्टेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 वोल्ट दिया, तो 10 में से 2 वोल्ट इसको मिला, 3 इसको मिला, 5 इसको मिला। तो कभी भी इनके वोल्टेज को हम ऐड करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। ये बात तुमको समझनी होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। जो भी वोल्टेज होगा सबका सम V के बराबर होगा, ठीक है। और इन V का आपस का रिलेशन भी होता है। जैसे हम जानते हैं कि सिंस V इज इक्वल टू Q बाई C होता है, ठीक है। एंड सिंस Q इज सेम फॉर ऑल, Q सबके लिए सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन की तो बात ही है ये। तो V Q अगर सेम है तो V किस पर डिपेंड करेगा? C पर डिपेंड करेगा। और C रेसिप्रोकल में आ रहा है तो V जो है वो C का इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो व्हेन Q इज सेम इट मीन्स V विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब जिसका C ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज कम होगा, जिसका C कम होगा उसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। या अगर इनका रेशो निकालो V1 इज टू V2 इज टू V3, तो यू विल गेट 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन का ये, जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत हमारा हेल्प करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो उसका डिवीज़न हो जाता है। किस रेशो में? कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रिवर्स रेशो में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने रीजन है, Q कांस्टेंट है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो V का रेशो क्या होगा? C के रिवर्स रेशो का होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जगह तुमको हेल्प करेगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट का मतलब समझना दो पहले कि मान लो इन तीनों कैपेसिटर को मैंने हटा दिया और इन तीन के जगह मैंने एक कैपेसिटर लाके बैठा दिया, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब समझ लो पहले। हमने क्या किया, इन तीनों कैपेसिटर को हटा दिया और इन तीनों कैपेसिटर के जगह एक अकेला कैपेसिटर लाके रख दिया, ठीक है। जिसका कैपेसिटेंस, जिसका मतलब काम, पहले काम की बात करते, कैपेसिटेंस की बात बाद में करेंगे। बैटरी का वोल्टेज वही, बैटरी सब कुछ वही है, बस इन तीन को हटाया, एक सिला दिया। और ये जो कैपेसिटर है ये इनके बराबर ही फंक्शन कर रहा है। जितना एनर्जी ये स्टोर करेंगे उतना ये अकेले करेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये बांट लेंगे उतना ये इकट्ठे ले लेगा। तो इसका काम इन तीनों के कंबाइंड काम के बराबर है। मेन बात समझो, मोटी तौर पे बात यह है कि जितनी एनर्जी इनमें मिला के स्टोर है उतना इसके पास अकेले स्टोर होना चाहिए। दैट इज़ मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट। तो अब इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये हमको फाइंड करना है। चार्ज ये उतना ही लेगा जितना ये चार्ज ले रहे थे, दैट इज़ Q। बैटरी का वोल्टेज ये उतना ही लेगा जितना, अब ऐसे तो अलग अलग ले रहे हैं लेकिन पूरे मिला करके तो V को सब ले रहे हैं ना, तो जितना इनका वोल्टेज है उतना वो ले लेगा अकेले। तो दैट इज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले यहाँ से बात करते हैं। फॉर कैपेसिटर C1 V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 कह सकते हैं। V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। फॉर कैपेसिटर C2 वी कैन से V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। बाई Q सब में सेम है तो V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। सिमिलरली फॉर कैपेसिटर्स C3 V3 इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C3 कह सकते हो, ठीक है। V3 इज इक्वल टू Q बाई C3, एकदम सिंपल है। अच्छा, इसके लिए क्या कह सकते हैं? चार्ज Q ले रहा है, V वोल्टेज ले रहा है और C इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए कह सकते हो V इज इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट जो अकेले है। एंड सिंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V होता है, पुट कर दे वैल्यू,
तो V1 इज Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 इज इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। Q को कॉमन लेकर उड़ा दिया जाए तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 इज इक्वल टू 1 बाई C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को ऐड करने का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट है वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, मगर जो काम की बात है वो ये भी है, इसको भी समझना हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में। इससे कुछ सर्किट वाले क्वेश्चन आएंगे तो तुमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई, जल्दी चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कर इसको। चलो अब थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैसे पहचान करेंगे, क्या इसका इक्विवेलेंट होगा, तो हम जिसकी बात कर लेते हैं। तो मान लो कि ये 3 कैपेसिटर मेरे पास है ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 और C3। तीनों कैपेसिटर के जो लेफ्ट वाले प्लेट्स हैं, देख रहा है लेफ्ट वाले प्लेट, इनका कनेक्शन सीधे बैटरी को मैं पोलैरिटी पहले दे दूँ प्लस और माइनस। तो सभी के जो लेफ्ट प्लेट हैं वो बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है और राइट साइड के प्लेट वो सभी बैटरी के नेगेटिव से। यही मेन पहचान है। सारे पॉजिटिव प्लेट मतलब सारे एक प्लेट एक किसी पॉइंट से, दूसरे प्लेट दूसरे किसी पॉइंट से, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। तो ये सारे लेफ्ट प्लेट देखो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर के, तीनों कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पर जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है। राइट साइड के प्लेट्स सभी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। अच्छा एक बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कि इसके सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट्स बैटरी के प्लस से, सारे के सारे नेगेटिव प्लेट्स बैटरी के माइनस से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच है वही पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि भाई सारे पॉजिटिव प्लेट इसके प्लस से हैं, सारे नेगेटिव प्लेट इसके नेगेटिव से हैं, तो जो डिफरेंस इस प्लस और माइनस के बीच में है वही इस प्लस माइनस के बीच में भी होगा, वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की पहली कहानी जो ये है कि वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो पहली कहानी है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर पे सेम होना चाहिए। ठीक है। सारे पॉजिटिव प्लेट एक तरफ कनेक्टेड हो, सारे नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो एक जनरल पहचान तुम कर सकते हो कि हाँ भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चार्ज का क्या सीन है? मान लो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से Q चार्ज हम लोग सर्किट में फ्लो कराते हैं, तो वो जो चार्ज होगा वो तीनों कैपेसिटर में थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। Q में से इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3, तो उल्टा है कि नहीं? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस से में सब में चार्ज का डिवीज़न हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब चार्ज का डिवीज़न भी कैसे होगा उसको देखते हैं कि सिंस Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, एंड V इज सेम फॉर ऑल, V सबके लिए सेम है, तो V सबके लिए सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q प्रोपोर्शनल टू C होगा। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा चार्ज ज़्यादा जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा चार्ज कम जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर रेशियो में निकालूँ तो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इज इक्वल टू C1 इज टू C2 इज टू C3। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा मगर चार्ज जो है वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड होगा, उनके कैपेसिटेंस के हिसाब से डिवाइड होगा। न्यूमेरिकल्स में इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं। नाउ इक्विवेलेंट की बात करोगे तो फिर वही है कि इन तीनों को हटा करके एक अकेला कैपेसिटर रख दिया जाए, उतनी ही बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, उतना ही चार्ज उस पर स्टोर करो और वही एनर्जी वो स्टोर करे।
तो हम कहेंगे ये एक कैपेसिटर इसका इक्विवेलेंट है, सब कुछ इसके बराबर होगा तभी तो कोई इक्विवेलेंट है। अच्छा, फॉर कैपेसिटर C1 के लिए हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू C1V1, सॉरी Q1 इज इक्वल टू C1V, Q1 इज इक्वल टू C1V। फॉर कैपेसिटर C2 हम कह सकते हैं Q2 इज इक्वल टू C2V, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। एंड फॉर कैपेसिटर C3 हम लोग कह सकते हैं Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V कह दिया। और इसके लिए जो इक्विवेलेंट है हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। एंड नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है। अब पुट कर दे वैल्यू, तो Q इज इक्वल टू C इक्वल टू V एंड Q1 Q2 Q3 की वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं, टेकिंग V एस कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कट गया, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका। ठीक है, डेरिवेशन के तो खैर बहुत कम ही चांस है, मगर न्यूमेरिकल्स इससे छोटे छोटे सर्किट वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सही से कर लो। तो हम चलते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं, एनर्जी को ड्राइव करेंगे, उसके कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, जल्दी। सो अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। टॉपिक से मतलब डेरिवेशन तो खैर है ये करेंगे, उसको इम्पोर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल्स भी आने के इससे बहुत चांस है। 3 इसके फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले को अच्छे से समझना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हमें ये भी जानना होगा कि इन तीनों में से किस फॉर्मूले को किस कंडीशन में हमें यूज़ करना है, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजिली और जल्दी से आ जाए। बट पहले फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, और इसमें एक और चीज़ की बात करनी है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी, इन दोनों टॉपिक का बात हम लोग अब इसमें करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया कि एक मान लो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, एक बैटरी से उसे कनेक्ट कर दिया। लेट मी गिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी प्लस माइनस। अब ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, प्लेट्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपीयर होंगे। कुछ बेसिक बात को यहाँ समझना जरूरी है पहले अबाउट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहली बात, सब ध्यान से सुनना, सब इंपॉर्टेंट बातों बताऊंगा, यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पहली बात, किसी भी एक कैपेसिटर को जब हम चार्ज करने जाते हैं तो इंस्टेंटली चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर की चार्जिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है, वो धीमे धीमे चार्ज होता है, लाइक 1%, 2%, 10%, 30%, 40% एंड सो ऑन। हालांकि वो वक्त हमारे लिए हो सकता है बहुत कम हो, है ना, कुछ मिली सेकेंड या कुछ माइक्रो सेकेंड की बात हो, लेकिन वो एक ठीक ठाक समय होता है ना, कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए। कुछ यूँ समझो कि अगर इस पर मुझे 100 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर करना है, 100 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर करना है, तो 100 माइक्रोकूलम चार्ज एक साथ जाके स्टोर नहीं होगा, चार्ज बिल्डअप होता है। 1 माइक्रोकूलम, फिर 2 माइक्रोकूलम, फिर 3 माइक्रोकूलम, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तब जाकर धीमे धीमे 100 पहुँचेगा वो, या 100 के नज़दीक तक पहुँचेगा वो। तो पहली बात क्या समझनी है कि कैपेसिटर को चार्ज करने में टाइम लेता है। इस पर जो भी मैक्सिमम चार्ज आने वाला है वो चार्ज इंस्टेंटली नहीं पहुंचता, कि जितना चार्ज क्यू आने वाला है इकट्ठे क्यू निकला और जा कर के बैठ गया। ठीक है, अब ये क्यू डिसाइड कैसे होगा, तो हम लोग तो जानते हैं कि भाई कोई चार्ज मैक्सिमम कितना चार्ज, कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्यू इज इक्वल टू सी से निकाल सकते हैं। कैपेसिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका सी हमें पता है,
बैटरी जो यूज़ कर रहे हैं उसका वी हमें पता है, तो कितना चार्ज इस पे स्टोर होगा यहाँ से पता कर सकते हैं। मान लो आ गया 100 माइक्रोकूलम, तो वो 100 माइक्रोकूलम इंस्टेंटली जा करके स्टोर नहीं होता है, वो धीमे धीमे ग्रो करता है 1%। एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी बड़ा अच्छा इसी पर टॉपिक होता है कि कैसे कैसे वो चार्ज होता है, कितने समय में 10%, 20%, क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है चार्जिंग का। ये भी बड़ा अच्छा एक टॉपिक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग में समय लगता है, चार्ज धीमे धीमे बिल्डअप होता है, तुरंत नहीं, ठीक है। अब इस बात को ही हमको समझना होगा। और होता क्या है कि जो भी चार्ज स्टोर करना है कैपेसिटर पे, वो किससे स्टोर करना है? ऑब्वियसली बैटरी को ही करना है। बैटरी ही सब काम करेगी, चार्ज को प्लेट तक पहुंचाएगी। तो बैटरी के द्वारा ये चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर होता है, और बैटरी को इसके लिए वर्क करना पड़ता है। ये काम हवा में नहीं होता। जब यहाँ चार्ज का स्टोर करते जाते हैं ना, तो बैटरी को इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चार्ज करने में कैपेसिटर को वर्क करना पड़ता है। उस वर्क का आधा, ध्यान सुना, उस वर्क का आधा 50% उस वर्क डन का कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर है? और रिमेनिंग 50% विल बी लॉस्ट। तो इस बात को ध्यान से समझना कि कैपेसिटर जितना भी बैटरी जितना भी वर्क करेगा, सिर्फ उसका 50% इसमें स्टोर होने वाला है, जो ही कैपेसिटर की एनर्जी कहलाती है। और वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी, प्लेट्स के बीच में स्टोर होगी। कहाँ से आएगी? फ्रॉम वर्क डन बाय द बैटरी। कितनी होगी? बैटरी जितना वर्क करेगा उसका आधा मिल जाएगा। सपोज अगर बैटरी 100 जूल वर्क करता है कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में, तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर में अगर 100 जूल का वर्क डन बैटरी ने किया है, तो 50 जूल क्या होगा? कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, आधा स्टोर होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोटल चार्ज Q आने वाला है, लेकिन मुझको पता है कि ये चार्ज इकट्ठे जाएगा नहीं। शुरुआत में इस पे चार्ज 0 रहा होगा, फिर धीमे धीमे 1%, 2% करते करते बिल्डअप हुआ होगा। चार्ज बिल्डअप होता है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर मान लो इसके प्लेट पर जो चार्ज आया है वो अभी कैपिटल Q तक नहीं पहुंचा है, मतलब बीच की कोई वैल्यू है। बीच की कोई मतलब कि चार्ज की वैल्यू 0 टू कैपिटल Q तक जाएगी, ठीक है। ये t इज इक्वल टू 0 की कहानी है, और सपोज ये t इज इक्वल टू t है। ये 0 से कैपिटल Q तक चार्ज हो जाएगा 100%। बीच में कोई एक वैल्यू आएगी जहां पर मैंने मान लिया कि कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज कितना है, स्मॉल q। बात को समझना क्या कह रहा हूं। जब इसको चार्ज करना शुरू करोगे तो प्लेट्स पर चार्ज कितना रहा होगा? एट t इज इक्वल टू 0 रहा होगा। वक्त बीतते बीते कुछ देर बाद मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बीच, 0 से Q तक पहुँचने के बीच कोई ऐसा समय आएगा जब कोई एनी ऑड वैल्यू ऑफ चार्ज होगी, दैट इज़ Q। तो कोई Q कोई बीच की वैल्यू है। ऐसे मान लो 0 से 100% तक चार्ज होना है, तो 30%, 40%, 70%, 50% बीच का कोई वैल्यू होगा, वही Q मैंने मान लिया। अभी कैपिटल Q तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ स्मॉल q की बात करें, जो बीच की कोई स्थिति है। तो विल राइट व्हेन Q चार्ज इज stored between the plates। मान लो प्लेट्स के बीच में Q चार्ज अभी स्टोर है एट सम टाइम, then potential difference between the plates at this time।
इस टाइम बैटरी का जो पोटेंशियल प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर मैं वो लिखना चाहूँ तो V इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, Q/C बोल सकता हूँ। ठीक है, जब प्लेट्स पर चार्ज Q है तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच कितना होगा, V इज इक्वल टू Q/C। अब सपोज दैट Q से थोड़ा, मैं पहले कहा कि चार्ज धीमे धीमे बिल्डअप होता है, तो यहाँ से यहाँ तक तुरंत नहीं पहुँचा है और न ही यहाँ से यहाँ तुरंत पहुँचेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो मान थोड़ा थोड़ा बढ़ते के बाद हल्का सा चार्ज बढ़ के कितना, Q प्लस dQ हो गए। तो विल राइट इफ बैटरी स्टोर्स फर्दर चार्ज dQ, अगर बैटरी फर्दर चार्ज dQ भेजता है, क्योंकि कैपिटल Q तक पहुंचना है, अभी तो और चार्ज होगा मगर धीमे धीमे, तो dQ चार्ज भेजा। इफ बैटरी स्टोर्स फर्दर चार्ज dQ देन वर्क डन बाय बैटरी तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, सिर्फ इस dQ चार्ज को स्टोर करने में वर्क डन कितना होगा, तो जो कि चार्ज बहुत छोटा ले रहे हैं तो वर्क डन भी छोटा होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू dQ इंटू V। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग ना, किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V होता है। फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है, एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराना होगा एक पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वर्क डन कितना होता है, Q डेल्टा V। तो Q यहाँ पर dQ है जिसको मूव करा रहा है बैटरी, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद, तो वर्क डन कितना होगा, dQ इंटू V। मगर ये वर्क डन सिर्फ स्मॉल चार्ज dQ का है, क्या हमें सिर्फ dQ ही स्टोर करना है क्या, ये तो बीच का कोई छोटा सा चार्ज है। स्टोर कितना करना था, 0 से लेकर कैपिटल Q तक, तो जो टोटल वर्क डन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कैसे निकालोगे, छोटे से चार्ज का वर्क डन निकाल लिया कि भाई इतने छोटे से को स्टोर करना हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, निकाल लिया। तो छोटे से चार्ज को स्टोर करने का वर्क डन निकाल लिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो स्टोर होगा उसका वर्क डन कैसे निकालोगे, जाहिर सी बात है इंटीग्रेट कर दिया जाए, 0 से कैपिटल Q इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा वर्क डन। therefore total work done by the battery in storing the charge from 0 to कैपिटल Q, 0 टू कैपिटल Q में कितना वर्क डन करना होगा, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज dQ इंटू V फ्रॉम 0 टू Q, ठीक। नाउ इज इक्वल टू V की वैल्यू निकाल चुके हैं Q/C, तो Q/C dQ 0 टू Q, C तो कांस्टेंट है, स्मॉल q वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, उसी का इंडिकेशन करेंगे हम लोग। तो W इज इक्वल टू 1/C हो गया, अंदर बाहर हो गया। Q का इंडिकेशन Q के एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, Q²/2, लिमिट ऑफ इंडिकेशन 0 टू कैपिटल Q, ठीक। फिर 1/2C को बाहर कर लिया, तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस बिकम्स 1/2 Q²/C। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का जो फॉर्मूला हमको चाहिए था वो है तुम्हारा हाफ ऑफ Q²/C। ये एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला है। इसके दो फॉर्म और भी हैं, सिंस Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q इज इक्वल टू CV अगर यहाँ रखेंगे फॉर्मूले में, तो एक और इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ CV²। ये भी एक फॉर्म होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत जगह इसका यूज़ करेंगे। या अगर हम लोग C को रिप्लेस करना चाहें यहाँ से, कि सिंस
यहाँ लिख देता हूँ मैं, या चलो ये देता हूँ, सिंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी भी तो होता है, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी पुट करोगे तो वी से वी एक पावर कैंसिल होगा, तो यू का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, हाफ क्यू इंटू वी, ये भी एक फॉर्मूला मिल गया। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी एंड हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। बट याद रखना ये उस वर्क डन का केवल हाफ है जितना बैटरी करेगा, वर्क डन करेगा। अगर हमें बैटरी का वर्क डन नहीं करना होगा तो इसका तुम्हें जस्ट डबल कर देना होगा। ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है जो कि बैटरी के किए गए वर्क का हाफ होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझनी है कि जो एनर्जी स्टोर है वो कहाँ स्टोर होती है। तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है, ठीक है। और किस फॉर्म में होती है, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है, उसके फॉर्म में ये एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है ना, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उस फॉर्म में स्टोर होगी, प्लेट्स के बीच में होगी। अब यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी हम लोग फाइंड करेंगे कि इसके प्लेट के बीच जो स्पेस है जिसमें इतना सारा सब कुछ स्टोर है, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होगा, जिसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो इसे कर लो तो हम लोग थोड़ा सा एनर्जी डेंसिटी की बात भी कर लेते हैं फटाक से जल्दी। ओके, तो इसमें एनर्जी डेंसिटी का भी छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसको भी देख लिया जाए। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो कि हमने कहा कि जो एनर्जी स्टोर है वो प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है, तो प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है जरा उसको एक बार हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये है कैपेसिटर की दो प्लेट्स, ठीक है। तो 3D इस फिगर बनाना होगा क्योंकि जो स्पेस है वो 3D फिगर में दिखाना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो स्पेस तुम देख रहे हो, इसी स्पेस में पूरा का पूरा एनर्जी स्टोर है जिसका फॉर्मूला ड्राइव किया मैंने, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। इसका जो प्लेट एरिया हम लोग देख रहे हैं, दिस वन प्लेट एरिया इज ए, और जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, डी। तो मैं वॉल्यूम की बात करूँ कि वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर तो ए इंटू डी होगा। ये क्या होगा, इसका प्लेट एरिया, और डी होगा प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो वॉल्यूम, जो हिस्सा तुम देख रहे हो स्पेस जो दो प्लेट्स के बीच में है, इस जगह का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू डी। इसी में पूरा का पूरा एनर्जी स्टोर है। तो अगर मुझको निकालना हुआ एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का जो मतलब होता है वो होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो भी एनर्जी स्टोर है दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। सिंपल सी बात है। कैसे निकालोगे, टोटल एनर्जी में टोटल वॉल्यूम से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो टोटल एनर्जी में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सिंस V इज इक्वल टू ई इंटू डी बोल सकते हैं, जहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में और डी प्लेट्स के बीच का दूरी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो U इज इक्वल टू हाफ C की वैल्यू अगर मैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिख दूँ और V की वैल्यू
ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिख दूँ और डिवाइड बाई इंटू डी है ये, तो ए से ए कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बच गया, ई स्क्वायर यहाँ बच गया, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो ये पूरा एनर्जी है, हाफ सी वी स्क्वायर हो या हाफ क्यू वी हो या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हो, ये कैपेसिटर की टोटल एनर्जी है और ये है उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है, जिसको बोलते हो एनर्जी डेंसिटी। कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी में टोटल वॉल्यूम से क्या करना है, डिवाइड करना है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स तुमको इससे मिल सकते हैं, फिर फॉर्मूले का यूज़ कहीं पर तुमको मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो जल्दी ही कर लो, फिर इस पर थोड़ा सा कॉमन पोटेंशियल का भी कहानी है, उससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी जो थोड़ी सी बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, कैसे ये जनरेट होगा और कहाँ पे इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, समझते हैं इसको। पहले होता क्या है, जैसे मेरे पास मान लो 2 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और ये 2 कंडक्टर्स पर आपस में फ़िलहाल कोई कांटेक्ट नहीं है, ये 2 कंडक्टर अलग अलग हैं। दोनों की कैपेसिटेंस मान लो C1 C2 है, जो उनके ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करेगा। पहले कंडक्टर को मैंने कुछ चार्ज दिया जो उस पर जाकर के सरफेस पे स्टोर हो गया, मान लो इसका चार्ज Q1 है। दूसरे कैपेसिटर को भी कुछ चार्ज दिया, वो भी जाकर के इस पे स्टोर हो गया, मान लो वो चार्ज Q2 है। अब चार्ज दिए हो तो पोटेंशियल भी ग्रो करेगा, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल डेवलप हो गया V1, इसके सरफेस का पोटेंशियल डेवलप हो गया V2, ठीक है। लेट अस कॉल दिस कंडक्टर A एंड दिस कंडक्टर B, ठीक है। मेरे पास 2 कंडक्टर हैं, कुछ ऐसी कहानी उनके साथ है, तो सिंपल सी बात है। अभी इन दोनों कंडक्टर्स को मान लो मैंने एक किसी मीडियम से, कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं है, दोनों में फ़र्क है। अगर दोनों का सरफेस पोटेंशियल सेम है तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों में से V1 V2 में से कोई एक ज़्यादा है कोई एक कम है, तो फिर बात बदलेगी। चार्ज का फ्लो होगा A से B की तरफ या B से A की तरफ, वो डिपेंड करेगा कि कौन हाई पोटेंशियल पे है, कौन लो पोटेंशियल पे है। तो जब भी 2 कंडक्टरों को, 2 चार्ज कंडक्टर को हम कनेक्ट करें बाय मींस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम लेवल पे ना आ जाए। तो जो पोटेंशियल सेम लेवल पे आएगा, दोनों का जो सेम होगा, उसी को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। और अगर पहले से ही सेम है तो चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, और अगर डिफरेंस है चार्ज का फ्लो होगा और पोटेंशियल को सेम लेवल पे ला देगा। दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस मान लो कि V1 इज मोर देन V2 मान लो, तो चार्ज का फ्लो A से B की तरफ तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस बात को ध्यान रखना, चार्ज का फ्लो दोनों के Q1 Q2 को देख करके नहीं होगा। हो सकता है दोनों का Q1 Q सेम हो मगर पोटेंशियल डिफरेंट हो, ठीक है। ऐसा भी होता है कि चार्ज का फ्लो ज़्यादा चार्ज वाले कंडक्टर से कम चार्ज वाले कंडक्टर की तरफ हो, या कम चार्ज वाले कंडक्टर से ज़्यादा चार्ज वाले कंडक्टर की तरफ हो। तो चार्ज को देख कर डिसाइड नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि जिसका कम चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा हो, शेप पर डिपेंड करता है पोटेंशियल ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को देख कर बात करनी है, चार्ज को देख कर नहीं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है तो कोई भी जुगाड़ लगा लो, चार्ज का फ्लो फिर नहीं हो सकता। कितना भी चार्ज का डिफरेंस है, पोटेंशियल जब सेम है तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, उसी को कहना है हमको कॉमन पोटेंशियल। तो अब इसको कैसे निकाल सकते हो? तो अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका चार्ज Q1 से बदल करके Q1 डैश हो गया और इसका चार्ज Q2 से बदल कर Q2 डैश हो गया,
और दोनों का कॉमन पोटेंशियल इज Vc। ठीक है, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कंजर्वेशन को लगा दो। यार चार्ज का केवल फ्लो हो रहा है ना, लॉस तो नहीं ना हो रहा है। यहाँ से 10 माइक्रोकूलम अगर कम होगा तो 10 माइक्रोकूलम के लॉस थोड़ी हुआ है, वो यहाँ चला आया है, तो चार्ज तो कंजर्व है। पूरे सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहेगा, जो यहाँ पे लॉस होगा वो यहाँ पे गेन होगा। तो टोटल अगर ऐड करोगे तो फ्लो करने के पहले और बाद द टोटल चार्ज विल बी सेम। इसका घट सकता है, इसका बढ़ सकता है, मगर टोटल तो सेम रहेगा। तो प्रिंसिपल कंजर्वेशन चार्ज कहेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के पहले चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश कह सकते हैं। एंड Q1 इज इक्वल टू C1 V1 डिस्ट्रीब्यूशन के पहले प्लस C2 V2 डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, एंड Q1 डैश इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का चार्ज क्या होगा C1 इंटू Vc, क्योंकि पोटेंशियल बदल के V1 से Vc हो गया है, तो C1 Vc प्लस C2 Vc कह सकते हैं। देयरफॉर Vc बिकम्स C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पर भी दोनों का जो चार्ज का फ्लो है फिर स्टॉप हो जाएगा और सरफेस पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें एक बात और समझनी है, और वो जो है जिससे न्यूमेरिकल्स कभी कभी आते हैं, वो होता है लॉस ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में एनर्जी का भी लॉस होता है। चार्ज का फ्लो होगा तो थोड़ा बहुत एनर्जी में लॉस भी होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे? लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी हमें क्या करना होगा? माइनस। अब इनिशियल क्या है? इनिशियल है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, में से माइनस करना होगा फाइनल हाफ C1 VC स्क्वायर प्लस हाफ C2 VC स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो U इनिशियल मास U फाइंड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारी लॉस ऑफ एनर्जी होगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी का जो लास्ट फॉर्मूला तुमको याद रखना है वो ये है C1 C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 दैट इज डेल्टा U। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल्स तुमको मिल सकते हैं एग्जाम में। लॉस इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, तो ये कौन पोटेंशियल हो गया, ये एनर्जी में लॉस हो गया। ठीक है, जल्दी करो फिर आगे चलते हैं। ओके, तो ये है तुम्हारे पूरे चैप्टर का समरी, एक क्विक रिवीजन। ये पूरे लेक्चर को अगर अच्छे से देख लोगे तो 1-1.5 घंटे में ये पूरा तुम्हारा अच्छे से पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। और बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ये मोर देन सफिशिएंट, आराम से प्रिपेयर्ड है। इसमें जो डेरिवेशन मैंने कराए हैं उसको अच्छे से देख लेना, जो की पॉइंट्स हैं उनको समझ लो, कुछ डेफिनेशन है हालांकि बहुत नहीं है मगर देख लेना। डायलेक्ट्रिक की बात जो हम लोग अच्छे से उसको अच्छे से रिकॉल करना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होंगे, फॉर्मूले अगर तुमको अच्छे से याद हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, एयर कैपेसिटर एंड विथ डायलेक्ट्रिक, तो अच्छे से तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व है। बस फॉर्मूले अच्छे से याद करना और कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड चैप्टर का एक क्विक रिवीजन। फटाक से इसको देख लो, जो डाउट्स है उसको बताना। अब अगली क्लास में हमें क्या करना है, थर्ड चैप्टर दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक जल्दी से क्विक रिवीजन लोग कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा वक्त लगेगा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, उसमें टाइम लगेगा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन तुमको तुम्हारे के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के रिवीजन के साथ। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू करेंगे रिवीजन का तो उस पर डिस्कस ज़रूर करेंगे उन बातों को, जो भी डाउट्स होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।